हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, बेसिक और थर्ड का आज का अपना जो टॉपिक है वो है एपिडर्मल सेल स्ट्रक्चर, अधिचर्म कोशिका की संरचना। अधिचर्म में कोशिका संरचना। ये अपन अधिचर्म कोशिका की संरचना के बारे में देख रहे हैं। तो अधिचर्म में कोशिका दिखती पतली होती है। अधिचर्म कोशिका दिखती क्या होती है? पतली होती है। और इससे अधिचर्म की जो मोटाई होती है ये पर्यावरण पर डिपेंड करती है, वातावरण पर डिपेंड करती है। और इसकी मोटाई अलग अलग पादपों में अलग अलग हो सकती है। जलीय जो पादप होते हैं, जलीय पादपों में ये इस व्यक्ति का क्या होता है? अभाव होता है, क्योंकि जलीय पादपों में ये अधिचर्म नहीं पाई जाती है। जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं, रेतीले प्रदेशों की या रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेशों की जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये एपिडर्मिस मोटी होती है, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का कार्य भी करती है। तो देखो, अधिचर्म में कोशिका का कार्य क्या है? अधिचर्म का कार्य क्या है कि अधिचर्म भीतरी ऊतकों की, अधिचर्म जो होती है, जो कोशिका के जो भीतरी ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनकी बाह्य वातावरण से सुरक्षा करने का कार्य करती है। कि बाह्य वातावरण में तेज हवा, प्रकाश, तीव्र प्रकाश, उनसे बाह्य वातावरण से होने वाले नुकसानों की इन आंतरिक इंटरनल टिश्यूज की, आंतरिक ऊतकों की रक्षा करने का कार्य ये अधिचर्म करती है। दूसरा है, अधिचर्म जो है ये मोम, क्यूटिकल आदि की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन को, जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसके ऊपर क्यूटिकल की, मोम की ये परत पाई जाती है। इस परत के कारण ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करती है। इसलिए मैंने अभी बताया था कि जो रेगिस्तान प्रदेश होते हैं वहां पर इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए क्यूटिकल की परत या अधिचर्म की जो परत जो होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट, इसमें उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मिस में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेता है। तो इस तरह से अधिचर्म कोशिका के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में अपन एक बार देखते हैं कि अधिचर्म कोशिका की संरचना। अधिचर्म कोशिका संरचना। एपिडर्मल सेल स्ट्रक्चर। अब देखो, अधिचर्म कोशिका की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि अधिचर्म कोशिका दिखती पतली होती है। अधिचर्म कोशिका दिखती पतली होती है। कि जो एपिडर्मल सेल होती है, ऊपर की अधिचर्म कोशिका भित्ति जो होती है उसकी अधिकांश कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। और अधिचर्म कोशिका की बाह्य भित्ति क्यूटिकल के निक्षेपण के कारण मोटी होती है। अधिचर्म की बाह्य कोशिकाओं की, अधिचर्म की बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति क्यूटिकल के निक्षेपण के कारण, क्यूटिकल के
निक्षेपण के कारण मोटी होती है। कि अधिकतर में जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य भित्ति पर क्यूटिकल का निक्षेपण हो जाता है। क्यूटिकल एक रासायनिक पदार्थ का नाम है, उसका जब जमा हो जाता है जिसके कारण वो मोटी हो जाती है। तो क्यूटिकल में क्यूटिन, रॉड, लिग्निन, गॉम, सिलिका आदि पदार्थों का निक्षेपण होता है। क्यूटिकल में क्यूटिन, रेजिन, रॉड बोलते हैं इसको, गोंद। क्यूटिकल में क्यूटिन, रेजिन, लिग्निन, सिलिका, आदि पदार्थों का निक्षेपण होता है। क्यूटिन में क्यूटिकल की जो लेयर होती है, क्यूटिकल की जो परत होती है, क्यूटिकल की परत में क्या क्या पदार्थ होते हैं? क्यूटिन, रेजिन, गॉम, लिग्निन, सिलिका, ये आदि पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों का इस पर निक्षेपण हो जाता है और इस परत की मोटाई पर्यावरण से प्रभावित होती है। इस परत की मोटाई पर्यावरण से, एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण से प्रभावित होती है तथा जलीय पादपों में इसका अभाव होता है। मैंने बताया था कि जो जलीय पादप होते हैं, वाटर प्लांट जो होते हैं, उन जलीय पादपों में इस क्यूटिकल की परत का निक्षेपण नहीं होता है। क्यूटिकल की परत का उसमें क्या होता है? अभाव होता है। और जबकि जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियों में मोमी परत होती है, जबकि जल की सतह पर तैरने वाले पादपों की पत्तियों पर मोम की परत होती है। किसकी परत होती है? मोम की परत पाई जाती है। कि जल की सतह जो जल में निमग्न होते हैं, जल में डूबे हुए होते हैं, उनमें तो ये व्यक्ति का क्यूटिकल की जो लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर का अभाव होता है। लेकिन जल की सतह पर जो पादप तैरते हैं, तो तैरने वाले पादपों की पत्तियों की जो सतह पर मोम की परत पाई जाती है, जिससे पत्ती गलती नहीं है। और शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पादपों में यह क्यूटिकल की परत अधिक मोटी होती है। शुष्क क्षेत्र में या रेगिस्तान में, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पादपों में क्यूटिकल की परत अधिक मोटी होती है। क्यूटिकल की परत अधिक मोटी होती है। अभी अपन ने बताया था कि जल निमग्न जो पादप होते हैं, जल में डूबे हुए पादप होते हैं, जलीय पादपों में तो इसका क्या होता है? अभाव होता है, क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती। जो जल की सतह पर तैरने वाले जो पादप होते हैं, उनकी पत्ती पर मोमी परत की संरचना होती है तथा शुष्क क्षेत्र में उगने वाले पादपों की सतहों पर क्यूटिकल की जो परत होती है, इसका अधिक मोटी होती है या अधिक, और आर्द्र वातावरण में क्यूटिकल की परतें
पतली परत होती है। आर्द्र वातावरण जो होता है, आर्द्र वातावरण में क्यूटिकल की परत, क्यूटिकल की परत पतली होती है। तो अपने सभी जो कि क्यूटिकल की जो परत होती है, अधिचर्म कोशिका वृत्ति जो होती है, इसका एनवायरनमेंट का इस पर प्रभाव जरूर होता है कि अलग अलग वातावरण में उड़ने वाले जो पादप हैं, उन पादपों में इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है। तो अभी हमने बताया था कि अधिचर्म कोशिका वृत्ति जो होती है, ये पतली वृत्ति होती है, बाह्य आवरण का कार्य करती है, जो उसको विपरीत वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अधिचर्म की बाह्य जो वृत्ति होती है, क्यूटिकल के निक्षेपण के कारण मोटी होती है। किसका निक्षेपण होता है इसमें? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की जो परत होती है, इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं? क्यूटिन, रेजिन, गॉन, लिग्निन, सिलिका, ये कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों से मिलकर क्यूटिकल की लेयर बनती है। ये पदार्थों का इस पर निक्षेपण होता है, जमाव होता है, और इस परत की मोटाई पर्यावरण से इफेक्टिव होती है। एनवायरनमेंट का इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर उसी प्रकार के वातावरण में उड़ने वाले पादपों पर इसकी परत की मोटाई अलग अलग होगी। जैसे इसमें जो जलीय पादपों में इसका क्या होता है? क्यूटिकल की परत का अभाव होता है। जलीय पादप जो होंगे उनमें ये क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाएगी, जबकि जल की सतह पर जो तैरने वाले पादपों की पत्तियां हैं, उन पर ये मोम की परत होती है। और शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पादपों में क्यूटिकल की परत की मोटाई अधिक होती है, और आर्द्र वातावरण, नमी वाले जो वातावरण है, क्यूटिकल की परत जो होती है वो पतली होती है। तो ये तो हमने क्यूटिकल की परत के बारे में देखा। और घासवर्ग के पादपों में पत्तियों में सिलिका का निक्षेपण होता है। घास वर्ग जो होता है उसमें सिलिका का निक्षेपण होता है। इसको देख लेना, घास वर्ग के पादपों में सिलिका का निक्षेपण होता है। ठीक है, घास वर्ग के जो पादप हैं, जैसे बांस है, गेहूं है, ज्वार है, तो इनमें सिलिका का निक्षेपण होता है। किसके स्थान पर है? क्यूटिकल के स्थान पर सिलिका का निक्षेपण, सिलिका का जमाव होता है। तो ये तो हुई अधिचर्म कोशिका की संरचना। अब देखते हैं अधिचर्म के कार्य। अधिचर्म के कार्य। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस कि अधिचर्म जो होती है वो क्या कार्य करती है। अधिचर्म के कार्य के बारे में मुझे थोड़ा सा बताया था कि अधिचर्म एक बाह्य परत होती है जो वातावरण के जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो उन आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। जैसे तीव्र प्रकाश है, तेज हवा है, उनसे प्लांट्स के जो आंतरिक ऊतक होते हैं, उन आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। दूसरी है कि अधिचर्म इस पर उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है कि इस पर उपस्थित जो मोम क्यूटिकल की जो परत होती है, एपिडर्मिस के ऊपर जो मोम क्यूटिकल की जो परत होती है, वो वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करती है। तो इसका अपन एक कार्य को देखते हैं कि नंबर 1 कार्य है अधिचर्म भीतरी ऊतकों की अधिचर्म भीतरी ऊतकों की बाह्य
वातावरण से भीतरी ऊतकों की बाह्य वातावरण से विपरीत परिस्थितियों में, जैसे तीव्र प्रकाश, तेज हवा आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये एपिडर्मिस होती है, ये बाह्य है। वातावरण की जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा है कि अधिचार के बाह्य व्यक्तिगत क्यूटिकल मोम आदि की परत भाई अधिचार के ऊपर क्यूटिकल और मोम की जो परत पाई जाती है, इसकी उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन मोम, क्यूटिकल मोम आदि की उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है। भाई ये एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल और मोम की परत पाई जाती है, जो उन रंध्रों को बंद कर लेते हैं, स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं उनको ये बंद कर लेते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तीसरा कार्य है एपिडर्मिस का कि इसमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, इसमें एपिडर्मिस में इसमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है कि इसमें उपस्थित इसकी कोशिकाओं में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं। अधिचार कोशिकाएं रंध्रों को खोलकर बंद करने में मदद करती हैं। अधिचार कोशिकाएं रंध्रों को खोलने एवं बंद करने में मदद करती हैं। रंध्रों का खोलने बंद करने में मदद करती है। भाई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के माध्यम से होती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये इसमें भी अधिचार कोशिकाएं अपना कार्य करती है, योगदान देती है। गैसीय अपरागिता को नियंत्रित करती है। अधिचार में उपस्थित विभिन्न स्रावी ग्रंथियां कीट और शाकाहारी जंतुओं से रक्षा करने का कार्य भी करती है। अधिचार में उपस्थित स्रावी ग्रंथियां अधिचार में भाई लेयर पे जो उपस्थित जो ग्रंथियां होती हैं, अधिचार में उपस्थित ग्रंथियां कीटों और शाकाहारी जंतुओं से या जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कुछ कार्य हैं अधिचार का
कि अधिचर के द्वारा इस प्रकार से पादपों में विभिन्न कार्य किए जाते हैं कि अधिचर की जो भीतरी ऊतकों में अधिचर कोशिकाओं के अंदर जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं, आंतरिक जो ऊतक होते हैं, उनका बाह्य वातावरण की जो विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे तीव्र प्रकाश, तेज हवा आदि से ये उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है कि क्यूटिकल, अधिचर के ऊपर एक परत पाई जाती है क्यूटिकल की या मौन की। जैसे आपने देखा होगा आग के पत्ता, अखरोट का जो पत्ता होता है उन पर हल्की सी एक सफ़ेद लेयर पाई जाती है, सफ़ेद परत होती है, वो परत होती है मौन की। ये क्यूटिकल या मौन की जो परत होती है उसकी उपस्थिति के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि अखरोट की पत्ती, आग की जो पत्ती होती है वो चौड़ी होती है, रेगिस्तान में पाया जाता है, तो उसकी पत्ती पर सफ़ेद हल्का से मोम सदृश पदार्थ पाया जाता है जो उसके रंध्रों को बंद रखने का कार्य करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। दूसरा है कि अधिचर में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत भोजन निर्माण की क्रिया तैयार करता है। नेक्स्ट है अधिचर कोशिकाएं रंध्रों को खोलने और बंद करने में भी मदद करती है, क्योंकि रंध्रों के खोलने और बंद होने की क्रिया में द्वार कोशिकाएं और अधिचर कोशिकाएं होती हैं, बाह्य कोशिकाएं जो होती हैं, ये अधिचर कोशिकाएं होती हैं जो रंध्रों को खोलने और बंद होने में भी मदद करती हैं। नेक्स्ट कार्य है कि अधिचर में उपस्थित जो स्रावी ग्रंथियां होती हैं, कई पादपों में इस तरह के जो पादप होते हैं उनमें अधिचर ग्रंथियां जो होती हैं, स्रावी ग्रंथि होती हैं, वो इस प्रकार के कुछ स्राव का स्रावण करती हैं जो कीट और जंतुओं से अपना सुरक्षा या रक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से अधिक बीजपत्री जो पत्तियां होती हैं उनमें आर्द्रपट कोशिकाएं होती हैं जो जल अभाव के कारण समर्थित हो जाती हैं। ये बीजपत्री पादपों की कोशिकाएं होती हैं जो जलाभाव के कारण समर्थित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अधिचर के कार्य, अधिचर की संरचना के बारे में अपन ने आज अपने ये वीडियो में बताया। आगे इसकी दूसरा जो भाग है रंध्र, ये अपन उत्तर जो पढ़ रहे हैं, उत्तर तंत्र, बाह्य त्वचीय उत्तर तंत्र पढ़ रहे थे, अधिचर उत्तर तंत्र पढ़ रहे हैं, और अधिचर उत्तर तंत्र में अपन ने उसकी संरचना के विभिन्न जो भाग बताए थे, अधिचर, रंध्र और अधिचर प्रतिकृतियां। रंध्र के बारे में अपन अगली वीडियो, अगली जो क्लास होगी उसमें बताएं।